Flair, your victor, by the fork of the leg. Fisherman Buster. Hell yeah. It's going to WrestleMania. तो ना जॉन सीना, ना रोलिंस, ना पंक, ना रोमन रेंस रॉयल रंबल 2025 के विनर हैं जे उसो। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग4 चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE रॉयल रंबल 2025 पीएलई के बारे में, जो कि आज थी। और आज के शो में बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस थे, कुछ ऐसे रिटर्न्स थे जिसके कारण ये शो इतना ज्यादा बढ़िया था और इसके अंदर ऐसी चीजें थी जो कि एक्सपेक्ट नहीं करी गई थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो जैसे कि भाई शो को पहले किक ऑफ करा था स्टेफनी मैकमैन, जो कि उन्होंने आकर बेसिकली इस रॉयल रंबल पीएलई को स्टार्ट करा था। और शो में सबसे पहले हमें वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिला था। और देखो भाई यहाँ पर मैं सच्चाई बता देता हूँ, पूरी ऑनेस्टी से बता देता हूँ कि मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को देखा नहीं था। मैं इस टाइम पर उठा ही नहीं था, तो मैंने इस मैच को बाद में ही देखा है, हल्का फुल्का देखा है। इसलिए मैं आप लोगों के आगे इस मैच के बस पार्टिसिपेंट्स को बताऊंगा और थोड़ा बहुत जो कि मेरे को पता है वो बताऊंगा। तो जैसे कि इस मैच के अंदर नंबर 1 पर एंटर करा थे इयो स्काई ने, फिर नंबर 2 पर लिव मॉर्गन, फिर रॉकजेन, लायरा वल्कीरिया, चेल्सी ग्रीन, बी फैब, आईवी नाइल, जोई स्टार्क, लैश लेजेंड, फिर नंबर 10 पर बियांका बिलेयर, फिर शेना बेजलर, बेली, सोनिया डेविल, मैगजीन, नेओमी, जेडा पार्कर, पाइपर नेविन, नेटेली। और नंबर 19 पर आती है जॉर्डन ग्रेस, पर अब की बार एज अ WWE सुपरस्टार उन्होंने इस मैच के अंदर डेब्यू करा। नंबर 20 पर आती है मिचिन और नंबर 21 पर फाइनली रिटर्न होता है एलेक्सा ब्लिस का, जो कि बहुत लंबे समय से इंतजार करा जा रहा था और फाइनली उनका रिटर्न आज इस रॉयल रंबल के अंदर हो ही गया। नंबर 22 पर आती है जेलिना वेगा, नंबर 23 पर कैंडिस लिरे, फिर आती है NXT से स्टेफनी वेकर और नंबर 25 पर रिटर्न होता है अपनी WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस का। फिर नंबर 26 पर रकेल रोड्रिग्यूज और नंबर 27 पे रिटर्न होता है अपनी क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। फिर नंबर 28 पर NXT से जूलिया ने एंट्री करी, नंबर 29 पर नाया जैक्स और नंबर 30 पर एक और WWE हॉल ऑफ फेमर निकी बेला ने एंट्री करी। और इस मैच के अंदर भाई रिकॉर्ड तो नाया जैक्स ने बना दिया, क्योंकि नाया जैक्स ने मोस्ट एलिमिनेशंस का जो रिकॉर्ड था, जो कि 8 था पहले, उसको तोड़ दिया और अब उन्होंने इस इकलौते मैच के अंदर नो एलिमिनेशंस कर दिए। और फिर फाइनल में हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर ने रॉकजेन को एलिमिनेट करके इस मैच को जीत लिया था और इसी के साथ अपनी क्वीन शार्लेट फ्लेयर के पास 2 बार रॉयल रंबल मैच को जीतने का रिकॉर्ड आ चुका है। और अब शार्लेट फ्लेयर आई थिंक टिफनी स्ट्रैटन को रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करेंगी उनकी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसी के साथ शो पर दूसरा मैच था WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि था DIY और MCMG के बीच में, और ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच था। तो सबसे पहला फॉल हमें जब देखने को मिलता है जब टोमासो चियाम्पा एक तरीके से बेवकूफ बनाते हैं MCMG को कि उन्होंने टैग कर दिया है, पर एक्चुअली में वो टैग नहीं करते हैं और फिर आकर वो एक नी लगाकर पहला फॉल ले लेते हैं। फिर दूसरा फॉल MCMG के नाम आता है और तीसरे फॉल के लिए जब MCMG जा रहे होते हैं तभी की तभी रिंग साइड पर एप्रन पर हुडी में एक बंदा आता है और फिर पीछे से स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस ने स्टील क्रच से पीछे से अटैक कर दिया था और वो दूसरे बंदे थे भाई मॉन्टिस फोर्ड। और इसी के साथ इन दोनों ने DIY की इस मैच में जीतने में मदद करी, पर हमें एंड में देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भाई DIY के ऊपर भी अटैक कर दिया और फिर लास्ट में वो उनकी चैंपियनशिप को उठाकर रेज करते हैं। अब आगे देखते हैं कि टैग टीम के अंदर हमें क्या सीन देखने को मिला जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एक कदम उठा लिया है। तो अब आगे देखते हैं कि बस स्टोरी लाइन क्या टर्न लेगी। और इसी के साथ अगला मैच था WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच, जो कि था कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में। और इन दोनों का मैच भी यार बहुत बढ़िया तरीके स्टार्ट हुआ। पहले तो ये क्राउड साइड जाकर ही लड़ने लग जाते हैं और इस मैच के अंदर इन्होंने बहुत सारी लैडर्स को निकाल लिया था। एक पॉइंट पर तो हमें देखने को मिलता है जब केविन ओवेंस वो हॉर्नस्वॉगल की साइड की जो वो लैडर है उसको निकालते हैं और उससे भी अटैक करने लग जाते हैं। और फिर सबसे ब्रूटल चीज देखने को मिलती है जब केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर आई थिंक एक पाइल ड्राइवर के लिए जाते हैं, पर कोडी रोड्स उसको रिवर्स करके एक बैक बॉडी ड्रॉप लगाते हैं और भाई वो जो लैडर नीचे गिरी हुई वैसे खड़ी हुई पोजीशन में से गिरी हुई थी, तो उसके ऊपर केविन ओवेंस अपनी बैक के बल लैंड करते हैं और भाई वो बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा था देखने से, कहीं केविन ओवेंस को से कोई इंजरी ना हो गई हो। फिर इसके बाद लैडर्स के ऊपर ही केविन ओवेंस ने टॉप रोप से कोडी रोड्स के ऊपर एक फिशरमैन बस्टर लगाया था और इस टाइम पर सैमी ज़ेन बाहर निकल कर आ गए थे और वो इन दोनों को ही चेक करने लग जाते हैं। पर लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स जो कि अनाउंस टेबल के ऊपर एक लैडर लिटा रखी थी उसके ऊपर वो केविन ओवेंस को एक एलाबामा स्लैम लगाते हैं और भाई वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि जिस तरीके से केविन ओवेंस ने सेल करा कि उनकी गर्दन भाई वहां पर मुड़ गई, ऐसे सेल करा उन्होंने। और फिर फाइनली कोडी रोड्स जाकर उन दोनों चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेते हैं और इसी के साथ स्टिल अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ही हैं। अब इस मैच के अंदर यार मैंने एक्सपेक्ट करा था कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिले और वो केविन ओवेंस को आकर इस मैच के अंदर कोस्ट करवाएंगे, पर
ना ही तो भाई रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर आए, ना ही भाई वो रॉयल रंबल मैच के अंदर आए। पता नहीं यार WWE रैंडी ऑर्टन के साथ क्या कर रही है कि वो रॉयल रंबल PLE के अंदर ही नहीं है। पर आई थिंक केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच की जो स्टोरी ये यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो अब आगे देखते हैं कि ये दोनों कौन सी स्टोरी के अंदर टर्न ले लेंगे। और फिर इसी के साथ मेन इवेंट में थी अपनी मेंस रॉयल रंबल और नंबर 1 पर एंटर करते हैं रे मिस्टीरियो और इसी के साथ नंबर 2 पर एंटर करते हैं पेंटा। और इन दोनों को जो भाई क्राउड ने जो पॉप दी, इन दोनों को जो चीयर वो भाई अनबिलीवेबल थी, क्योंकि इन दोनों को बहुत तगड़े वाली चीयर मिली। और साथ ही साथ एक और बात मैं बतानी भूल गया कि भाई आज का जो क्राउड था ना वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था। पिछले साल वाली रॉयल रंबल का जो क्राउड था वो तो बहुत ही बेकार था, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे ढंग से। इस बार वाली का जो क्राउड था वो बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ ये WWE का बिगेस्ट गेट था रॉयल रंबल का। अब यार बिगेस्ट गेट तो होगा ही जब तुम लोगों की जेब बिल्कुल खाली करा लोगे टिकट के लिए। और ये बात भी यार, लोग चीयर क्यों नहीं करेंगे जब उनकी बिल्कुल जेबें ही खाली करवा ली है, तो वो चीयर भी नहीं करेंगे इस मैच के अंदर। पर कुछ भी कहो भाई, आज का क्राउड बहुत अच्छा था। फिर इसी के साथ नंबर 3 पर एंटर करते हैं चैड गेबल, नंबर 4 पर आते हैं कार्मेलो हेस, फिर सेंटोस एस्कोबार, फिर ओटिस। और अभी तक इस मैच के अंदर कोई भी एलिमिनेशन नहीं थी। पर नंबर 7 पर आते हैं फिर ब्रॉन ब्रेकर। आते हैं वो कार्मेलो, सेंटोस एस्कोबार, इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं अकीरा टोजावा, पर पीछे से कार्मेलो उनको अटैक कर देते हैं और फिर उनकी जगह आइशो स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच कहते हैं कि किसी बंदे को भेजना पड़ेगा क्योंकि अब इसे अटैक कर देगा। और वहां पर जो बैक स्टेज में आइशो स्पीड थे, तो ट्रिपल एच आइशो स्पीड को भाई बाहर भेज देते हैं। और इसी के साथ आइशो स्पीड ने अपना रॉयल रंबल के अंदर डेब्यू भी कर लिया और वो आकर ब्रॉन ब्रेकर की मदद करते हैं ओटिस को एलिमिनेट करने में। और जब वो सेलिब्रेट कर रहे तभी पीछे से ब्रॉन ब्रेकर भाई रस्सियों में भागते हैं और वो भागकर भाई इतना तगड़े वाला स्पेयर लगाता है आइशो स्पीड के ऊपर, इतना ब्रूटल स्पेयर लगाते हैं और फिर मिलिट्री प्रेस लगाकर वो उन्हें उस मैच से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसी के साथ नंबर 9 पर एंट्री होती है शेमस की, फिर जिमी ऊसो, नंबर 11 पर आते हैं एंड्राड, और फिर भाई इसी के साथ नंबर 12 पर आते हैं अपने सामोअन बुल जेकब फाटू। और भाई जेकब फाटू तो आते ही सब कुछ तहस नहस करने लग जाते हैं। जो चीज उनसे एक्सपेक्ट करी गई उन्होंने वही करा। आते भाई उन्होंने चैड गेबल, रे मिस्टीरियो, एंड्राडे, इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। फिर इसके बाद नंबर 13 पर मैच के अंदर लुडविग काइजन एंटर करते हैं, पर जब वो रिंग के अंदर एंटर ही करते हैं तभी के तभी उन्हें पेंटा वहां से एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस मैच की भाई अभी तक की शॉर्टेस्ट एलिमिनेशन थी, और फिर भी उन्होंने सेंटिनो मरेला का इस मैच के अंदर से रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। फिर नंबर 14 पर एंट्री होती है द मिज की, नंबर 15 पर आते हैं अपने TNA वर्ल्ड चैंपियन जो हेनरी। क्राउड ने भाई जो उन्हें पॉप दी, क्राउड उनके लिए बहुत तगड़े तरीके से चीयर कर रहा था। और फिर इसी के साथ नंबर 16 पर एंट्री होते हैं अपने OTC रोमन रेंस की, जिन्होंने आते के साथ ही मिज को एलिमिनेट कर दिया, फिर शेमस और फिर जो हेनरी, इन तीनों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। और फिर ब्रॉन ब्रेकर और उन दोनों का भाई फेस ऑफ होता है, जिसको बहुत ज्यादा चीयर मिली थी। और फिर ब्रॉन ब्रेकर एकदम से भाई रोमन रेंस के ऊपर इतना तगड़े वाला स्पेयर लगा देते हैं, और भाई रोमन रेंस का जो फेस रिएक्शन है वो तो देखने के लायक होता है। पर इसके बावजूद भी रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसी के साथ जिमी ऊसो को जेकब फाटू इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर नंबर 17 पर एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर, नंबर 18 पर आते हैं फिन बैलर, फिर नंबर 19 पर आते हैं शिंसुके नाकामुरा, और फिर पेंटा जो कि नंबर 2 पर इस मैच में आए, तो उनको फाइनली फिन बैलर इस मैच में से एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर नंबर 20 पर जे ऊसो की एंट्री होती है, जो कि शिंसुके नाकामुरा को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर नंबर 21 पर फाइनली रिटर्न होता है अपने दी फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का, जो कि अपने पुराने वाले थीम सॉन्ग के साथ इस मैच के अंदर वापस आते हैं, और भाई इन्हें भी बहुत तगड़े वाली चीयर मिली थी। फिर नंबर 22 पर एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमन की, जिन्होंने आते की साथ भाई जेकब फाटू को इस मैच में से एलिमिनेट कर दिया। फिर नंबर 23 पर एंट्री होती है अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की, जिन्होंने भी आते की साथ ब्रॉन स्ट्रोमन को इस मैच से एलिमिनेट करा। फिर फिन बैलर को उन्होंने इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। फिर नंबर 24 पर आते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, नंबर 25 पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, नंबर 26 पर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, नंबर 27 पर सैमी ज़ेन, नंबर 28 पर डेमिन प्रीस्ट, और फिर नंबर 29 पर LA नाइट, और फिर फाइनली नंबर 30 पर आते हैं लोगन पॉल। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमिनेशन होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, जिनको डेमिन प्रीस्ट इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। सैमी ज़ेन जो कि एप्रन की साइड खड़े थे, और जे ऊसो जो कि ड्रू मैकिंटायर को एक सुपर किक लगाने आते हैं, पर वो गलती से सुपर किक सैमी ज़ेन को लगा देते हैं, और इसी के साथ सैमी ज़ेन भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाता है। फिर ड्रू मैकिंटायर को भाई डेमिन प्रीस्ट इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं, और जो ड्रू मैकिंटायर का शॉकिंग फेस था भाई वो तो देखने के लायक था। फिर डेमिन प्रीस्ट को इस मैच से LA नाइट एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, जब LA नाइट जब लोगन पॉल को इस मैच से बाहर करने वाले होते हैं, तब लोगन पॉल भाई रिंग से उछलकर अनाउंसर टेबल पर आ जाते हैं, और फिर वो इस मैच से थोड़ी देर के लिए बाहर रहते हैं। इसी टाइम पर AJ स्टाइल्स LA नाइट को बाहर निकाल देते हैं, और फिर AJ स्टाइल्स सेथ रॉलिंस के ऊपर एक फेनोमिनल फोरआर्म लगाने जा रहे होते हैं, तभी की तभी लोगन पॉल उन्हें बाहर की साइड से इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर इसी के साथ सारे के सारे बंदे भाई रिंग के अंदर चित पड़े थे, उन सभी के ऊपर स्टॉम्प लगा दिए, किसी के ऊपर सुपरमैन पंच, और फिर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस भाई इन दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलता है। तगड़े वाला इन्हें चीयर मिला था, फिर इन दोनों के बीच में ब्राउलिंग हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव्स लगाते हैं, और ये एक दूसरे को एलिमिनेट करने जा रहे होते हैं, पर पीछे से CM पंक उठकर इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, और इसी के साथ भाई लोगन पॉल फिर CM पंक को भी एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर इसके बाद इस मैच के अंदर अब 3 बंदे बचे थे, जो कि
कि थे लोगन पॉल, जॉन सीना और जे ऊसो। और बाहर की साइड भाई सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का अलग ही सीन चल रहा था, क्योंकि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर एक स्टॉम्प लगाते हैं, फिर वो सीएम पंक के साथ अपनी ब्राउलिंग कंटिन्यू रखते हैं, फिर वो पॉल हेमन के पास जाते हैं और उनके साथ बहस करने लग जाते हैं, और फिर वो रोमन रेंस के ऊपर स्टील स्टेप्स के थ्रू एक स्टॉम्प लगाते हैं, और फिर वो सीएम पंक के साथ अपनी ब्राउलिंग कंटिन्यू रखते हैं, पर वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है, फिर सेथ रॉलिंस भाई इस मैच से चले जाते हैं। और यहाँ पर भाई एक और तगड़े वाला सीन देखने को मिलता है, जब जॉन सीना लोगन पॉल और जे ऊसो दोनों को ही उठा लेते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, पर जे ऊसो उतर के लोगन पॉल को एक सुपर किक लगा देते हैं, और फिर जॉन सीना इसका फायदा उठाकर लोगन पॉल को इस मैच से ही एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर फाइनली इस मैच के अंदर ये दो बचते हैं, जे ऊसो और जॉन सीना। और एक्सपेक्टेशन भाई बहुत ज्यादा आई थी इस टाइम पर कि क्या पता जॉन सीना इस मैच को जीत जाए, क्या पता जे ऊसो इस मैच को जीत जाए। और फिर इन दोनों के बीच में हमें बैक एंड फोर्थ ही बैटल देखने को मिलती है, दोनों एप्रन साइड आ जाते हैं, जे ऊसो एक सुपर किक लगाते हैं, मेरे को लगा भाई वो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, पर जॉन सीना एलिमिनेट नहीं होते हैं और वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं, पर जे ऊसो भाई रिंग के अंदर आ जाते हैं और वो जॉन सीना को धक्का दे देते हैं बाहर की साइड, और इसी के साथ जॉन सीना इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसी के साथ 2025 रॉयल रंबल के विनर हैं अपने द मेन इवेंट जे ऊसो। और मैच के बाद भाई जॉन सीना आकर जे ऊसो के गले भी लगते हैं और वो उनके हैंड को भी रेज करते हैं। और यार ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जे ऊसो इस मैच को जीत जाएंगे, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन भी था, क्योंकि जिस तरीके से जे ऊसो का मोमेंटम रहा इतने लंबे टाइम से, जिस तरीके से उन्हें कभी वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में ले आते फिर उन्हें नीचे ले आते हैं, पर अब फाइनली उन्हें वो मौका मिल चुका है रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करने का, और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और आई थिंक वो गुंथर को इस मैच के अंदर चैलेंज करेंगे, और आई थिंक क्या भाई उन्होंने चैलेंज कर ही दिया, क्योंकि पोस्ट शो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे, तो इसका मतलब वही है कि वो गुंथर को भाई चैलेंज कर रहे हैं। अब देखो भाई रॉयल रंबल तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी, पर इस रॉयल रंबल से कई सारे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, जैसे कि अपने द फाइनल बॉस द रॉक। अब यार ऐसे तो टीज करा जा रहा था कि रॉक इस मैच के अंदर आएंगे, पर रॉक भाई इस मैच के अंदर आते ही नहीं है, और यार ये बात मेरे को खुद ही समझ नहीं आई कि आखिर रॉक इस मैच के अंदर आई क्यों नहीं। क्या पता WWE की अब कुछ और डायरेक्शंस हो और रॉक इस मैच के अंदर कंपीट नहीं करने वाले हैं, पर भाई वही बात है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार भी रॉक ने भाई रॉयल रंबल के अंदर कोई भी अपीयरेंस नहीं करी थी, पर इसके बावजूद भी वो स्मैकडाउन के अंदर आ गए थे रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए। और साथ ही साथ गोल्डबर्ग भी भाई इस मैच के अंदर नहीं आए, जिनको ऐसे हाइप करा जा रहा था, पर गोल्डबर्ग भी भाई इस मैच के अंदर नहीं आए। और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर भी इस मैच के अंदर नहीं आए। ब्रॉक लेसनर जिनको माना जा रहा था कि वो फाइनली इस मैच के अंदर आ जाएंगे, पर ब्रॉक लेसनर भी आज हमें नहीं देखने को मिले। पर ब्रॉक लेसनर को भाई मेंशन तो बहुत बार करा गया है, जैसे कि जब ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है तब माइकल कोल मोस्ट एलिमिनेशंस का रिकॉर्ड बताते कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन का ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर 13 एलिमिनेशंस का रिकॉर्ड है, और इसी के साथ ब्रॉक लेसनर ने भी 13 एलिमिनेशंस करी। तो ब्रॉक लेसनर को भाई इरेज तो नहीं करा जा रहा, पर मेंशन करा जा रहा है। और आई थिंक भाई देखो ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर आने वाले है ही नहीं, बहुत लंबे समय तक भाई ब्रॉक लेसनर को भूल जाओ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर आने से रहे। क्योंकि कल एक रिपोर्ट आई और कल पता चला है कि जो जेनेल ग्रांट वाला लॉ सूट था विंस मैकमैन के खिलाफ, अब उसके अंदर ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियली नेम कर दिया गया है। यानी कि पहले तो ये कहा जा रहा था उस लॉ सूट के अंदर कि वो कोई UFC स्टार है, पर अब तो भाई सीधा सीधा ब्रॉक लेसनर का नेम वहां पर ड्रॉप करा जा रहा है। तो भाई आई थिंक अब ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर बहुत लंबे टाइम तक तो आने वाले हैं ही नहीं, और इस साल वाली रेसलमेनिया के अंदर भी भाई उन्हें भूल ही जाओ। और साथ ही साथ भाई रैंडी ऑर्टन वो भी इस मैच के अंदर नहीं है, जो कि इतना एक्सपेक्ट करा गया था कि फाइनली रैंडी ऑर्टन का यहाँ पर रिटर्न होगा, पर रैंडी ऑर्टन का भी यहाँ पर रिटर्न नहीं हुआ। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि WWE एक्चुअली में क्या सोच रही है, रैंडी ऑर्टन को भी वापस नहीं लेकर आए, जो कि करंट स्टोरी लाइन के अंदर एक्टिव थे। तो बस अब यार आगे देखने की WWE इन स्टोरी लाइंस को कैसे मैनेज करती है। तो यही था आज की इस वीडियो में, और यही था आज की इस रॉयल रंबल के अंदर। तो वीडियो कैसे लगे भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा था रॉयल रंबल से, कि कौन जीतेगा कौन आएगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी जरूर करना, और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।